पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सऊदी पाक एग्रीमेंट हुआ है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका पे बड़ा हिसार करते हैं, बरतानिया पे बड़ा हिसार करते हैं, पब्लिक टू पब्लिक वहाँ पे कॉन्टेक्ट है, मगर सऊदी अरब के साथ क्यों नहीं है। वहाँ पर जो आबादी है वो रेगिस्तान है और वहाँ पर आबादी कम है और उन्हें अपनी मीशत के आम कारोबार को चलाने के लिए, आम मीशत को चलाने के लिए भी अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। इसी वजह से वो पाकिस्तान से एक दिफाई मुआहदा किया है। हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो आपस में रिलीजियस कनेक्शंस हैं और वो कनेक्शंस अब बिज़नेस के अंदर भी आप वो चीज़ सैचुरेशन आप देखेंगे उसके अंदर बढ़ेगी। मैंने देखा बहुत से पाकिस्तानियों ने बड़े फ़ख्र के साथ जो सऊदी अरब में मुकीम हैं अपनी वीडियोस अपलोड की हैं। एक तरफ पाकिस्तान का सब जलाली परचम है, दूसरी तरफ कलमे का जो है सऊदी अरब का परचम लहरा रहा है। तो हमारे भी बिजनेसमैन को अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान से निकाल के सऊदी अरब की तरफ भी ले जाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सऊदी पाक एग्रीमेंट हुआ है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात है उस पर मेरा आज ही एक व्लॉग अपलोड हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मगर सऊदी अरब की और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आला सतह पर जो ताल्लुकात हैं, वो क्यों नहीं हमारे कारोबारी ताल्लुकात और पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे अपनी मुश्तरक हेरिटेज को सपोर्ट करते हैं, एक ही दीन है हमारा, एक जैसा हमारा कल्चर भी तकरीबन एक ही जैसा है, कुछ थोड़े बहुत फ़र्क के साथ हम एक ही जैसे तकरीबन लोग हैं। मगर सऊदी अरब के साथ और अरब ममालिक में जो हमारी अफरादी कुव्वत जाती है वो क्यों नहीं अब जा पा रही है। क्यों हम हैं कि सऊदी अरब और दीगर मुल्क की तरह जैसे हम अमेरिका पे बड़ा हिसार करते हैं, हम बरतानिया पे बड़ा हिसार करते हैं, हम पब्लिक टू पब्लिक वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, मगर सऊदी अरब के साथ क्यों नहीं है। आज इस पर हम बात करेंगे। अब पहले हम इस बात का जायज़ा लेते हैं, जिस तरह मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर हैं, वो मादनी ज़खायर निकले हैं, उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुई है। मगर वहाँ पर जो आबादी है वो रेगिस्तान है और वहाँ पर आबादी कम है और उन्हें अपनी मीशत के आम कारोबार को चलाने के लिए, आम मीशत को चलाने के लिए भी अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। इसी वजह से वो पाकिस्तान से एक दिफाई मुआहदा किया है कि पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो अस्करी कुव्वत की असल ताकत है वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो इस अस्करी कुव्वत का हिस्सा हैं, जो फ़ौज में एक सिपाही है, अफसर है, जनरल है, कैप्टन है, तमाम लोग हैं। वो जो कुव्वत है हमारे पास वो सऊदी अरब के पास नहीं, क्योंकि उसका जोग्राफिया ऐसा नहीं है, उसका जोग्राफिया ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़ी आबादियाँ बनाई जा सकें। मगर वहाँ पे दौलत बहुत है और उनको अपने मुल्क को चलाने के लिए अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है, न सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि उनको आम अपनी मीशत को चलाने के लिए भी अफरादी कुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास टैलेंट की बहुत कमी है, जिस हिसाब से उनके पास दौलत और मादनी वसाइल हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो पूरी दुनिया से टैलेंट हंट करते हैं, पाकिस्तान से भी अफरादी कुव्वत लेते हैं, अमेरिकन से भी वहाँ पर आकर काम करते हैं। इस वक्त अगर हम गए खलीजी मुल्कों में 40,000 तो अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद हैं जो तमाम खलीजी मुल्कों में फैले हुए हैं। इसके अलावा लाखों की तादाद में अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं, सब आके सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और अपने अपने मुल्क में तरसीलात लेके जा रहे हैं। तो ये कोई पाकिस्तान यूनिक नहीं कि वो सऊदी अरब में जाके काम कर रहा है। हाँ, मगर एक बात यह है कि पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं वो लेबर क्लास जा रही है, वो हाई एंड लोग नहीं जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरब के, और वो जो वली अहद भी हैं, उनका विजन 2030 है। उस विजन 2030 के तहत वहाँ पे एक मीशत को मज़ीद डेवलप करना है, जिसके लिए उन्हें मज़ीद हुनरमंद अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। और ये अफरादी कुव्वत जो आएगी वो पाकिस्तान से भी जाएगी और इंडिया से भी जाएगी, फ़िलिपीन से भी जाएगी। पाकिस्तान से तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया के 80 लाख लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये अफरादी कुव्वत क्यों नहीं जा पा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे मोहम्मद रनान प्राचा साहब से, कि जो कि वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के। ये वो सहूलत फराहम करते हैं जो हमारे नौजवान बैरून मुल्क जाना चाहते हैं मुलाजमत के लिए, उन्हें ये वहाँ से मुलाजमत के मौके तलाश करके पाकिस्तान लाते हैं, फिर यहाँ से उनका कानूनी प्रोसेस करके उन्हें वहाँ पे मुलाजमत के लिए भेजते हैं। मगर बहुत से मसाइल ऐसे आ रहे हैं जिससे वो हुनरमंद अफरादी कुव्वत या गैर हुनरमंद अफरादी कुव्वत जिन्हें जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी हैं कमाने के लिए, मुलाजमत के लिए, उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। तो अदनान प्राचा साहब से बात करेंगे। अदनान साहब, सबसे पहले वेलकम आपको।
शुक्रिया जी। अदनान साहब, कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राय साहब, एक सरप्राइज़ हमारी फ़ौज ने इंडिया को दिया जंग के मैदान में और हम मार के माशाल्लाह, हक पे जीते। ऑपरेशन बयाने जी मरसूस। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद ये अब हम आवाम को एक सरप्राइज़ मिला है, जो हमारा रिलीजियस कनेक्शन था सऊदी अरेबिया के साथ। तो हमारे जो डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनकी टीम ने ये हमें एक तोहफ़ा दिया। हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो आपस में रिलीजियस कनेक्शंस हैं, और वो कनेक्शंस अब बिज़नेस के अंदर भी आप वो चीज़ सिचुएशन आप देखेंगे उसके अंदर बढ़ेगी कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन वहाँ जाएगा, वहाँ का बिजनेसमैन यहाँ आएगा। तो ये एफिलिएशन और ज़्यादा आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। और इससे हमारी जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस रीजन के अंदर, पूरे गल्फ़ स्टेट्स में, स्पेशली सऊदी अरेबिया और दूसरे रीजन के अंदर उसकी अहमियत बढ़ गई है। और हमारा जो पाकिस्तान, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनकी टीम का एक विज़न है कि हमें एशियन टाइगर बनाना है पाकिस्तान को। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसी की तरफ हम गामज़न हो चुके हैं। हाँ, मैंने देखा बहुत से पाकिस्तानियों ने बड़े फ़ख्र के साथ जो सऊदी अरब में मुकीम हैं अपनी वीडियोस अपलोड की हैं। एक तरफ पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम है, दूसरी तरफ कलमे का जो है सऊदी अरब का परचम लहरा रहा है। ऐसी सेलिब्रेशन सऊदी अरब में हमने पाकिस्तान के हवाले से इससे पहले नहीं देखी। जो वज़ीर-ए-आज़म को और आर्मी फील्ड मार्शल साहब को, आसिम मुनीर साहब को जो प्रोटोकॉल मिला है, वही बता रहा है कि वो कितने इस मंसूबे, इस मुआहदे पर वो बहुत ज़्यादा जो है भरोसा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को अपना एक बहुत एलाई समझते हैं। सर, मैंने जैसे अपने शुरू में कहा कि वहाँ पे अफरादी क़ुव्वत की कमी है, उन्हें अपनी मईशत चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने पाकिस्तानी, जैसे मुझे तो पता है कि 26 लाख हैं, तो कौन कौन से शोबे में पाकिस्तानी हैं और कौन कौन से शोबे में पाकिस्तानी जाकर वहाँ पे अपनी खिदमत दे सकते हैं? जी, इस सिलसिले में हमारा तकरीबन 26 से 27 लाख वर्कफोर्स वहाँ पे काम कर रही है। और मोस्टली आप देखें अपना पिछला, हम अगर डाटा देखें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का, तो हमारी ज़्यादातर वर्कफोर्स जो है लेबर कैटेगरी में, ड्राइवर्स में और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के अंदर हमारी ज़्यादा वर्कफोर्स आ रही है। वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट है, हाईली स्किल्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है। हमें इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है वो कैसे काम करना है, वो हमें देखना होगा कि हमारी वर्कफोर्स का बिज़नेस वहाँ पे कम क्यों हो रहा है, हमारी ऐसी क्या मुश्किलात हैं। कम हुआ है? जी बिल्कुल कम हो रहा है। कितना कम हुआ है? देखिए, आप 9.25 लाख से वर्कफोर्स से आप इस टाइम पे 7 लाख की वर्कफोर्स पे आए हैं, यानी 9.25 लाख सालाना जाती थी। जी 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 जी। तो हमारे इसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। यानी तकरीबन 1,75,000 की हमारी वर्कफोर्स कम जा रही है जी जी जी। बैरून मुल्क। अच्छा। और हमारा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टारगेट रखा था कि इस साल 2025 के अंदर जो क्लोजर होगा, हाँ, वो क्लोजर 8 लाख पे करना है। ठीक है। मैन पावर पे। अब 8 लाख के बजाय मैं समझता हूँ कि ये 7 लाख भी नहीं होगा। अच्छा, पिछले साल कितने गई थी? पिछले साल गई थी 7,25,000। 7,25,000 पिछले साल गई थी। इस साल ये 75,000 के इजाफे की बात कर रहे हैं, मगर अदनान साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं देखिए, सऊदी अरब के साथ तो देखिए हमारे ऐसी अच्छी रिलेशनशिप है, हम ऐसे बड़ा एग्रीमेंट कर रहे हैं, मगर क्यों नहीं होगा? देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ साथ हमारे दूसरे ममालिक भी हैं। सऊदी अरेबिया से तो हमें इस वर्कफोर्स के बिज़नेस को बढ़ाना है। हमें क्यों बढ़ाना है कि देखिए, हमारे जो है क्राउन प्रिंस साहब का, जो हिज एक्सलेंसी हमारे क्राउन प्रिंस हैं, ठीक, मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उनका सऊदी अरब का एक विजन है 2030, फिर आपका फीफा है 2034, तो उसकी कंस्ट्रक्शन होनी है, उधर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो हम पे है ना कि हमने उस मार्केट के अंदर अपने आप को इंजेक्ट कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि 38 अरब डॉलर प्लस हमारे जो फिस्कल ईयर 2024-25 में हुई है, इसको हम 43 से 44 अरब डॉलर कैसा करना है। हमें तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब हमें कोटा बढ़वाने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके जो हमारी परसेंटेज है वर्कफोर्स की, जो दूसरे ममालिक से लेते हैं, उन ममालिक के बजाय वो हमें प्रेफरेंस दें। और हमारा अगर 10 से 15% कोटा बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो वर्कफोर्स का बिज़नेस जो हमारा 7 लाख पे आ गया है, ये हम 9 साढ़े 9 लाख पे लेके जा सकते हैं। हमें सऊदी अरेबिया से हमारा जो अलायंस है, इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि एज ए बिज़नेस कम्युनिटी हमें तो बहुत पूरी उम्मीद है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की टीम अब इस साइड पे भी फोकस करके
तो हमारा जो वर्क फोर्स का बिज़नेस है वहाँ पे बढ़ेगा। और जो बिज़नेसेस हमारे जो दूसरे हैं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे जाएँ, वहाँ की यहाँ पे आके आपस में एग्रीमेंट्स करें, इन्वेस्टमेंट्स करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ हैं, आपके आर्किटेक्ट प्लानर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत होनी है। जब यहाँ की कंपनीज़ वहाँ जाएंगी और उनको एक फोरम पे बिठा दिया जाएगा, उनके एमओयूज़ अगर साइन होते हैं, तो यहाँ से वर्कफोर्स, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स वहाँ जाकर प्रोजेक्ट्स भी करेगी, यहाँ की वर्कफोर्स का बिजनेस भी बढ़ेगा, और वो वहाँ से जो उनकी अर्निंग होगी वो भी पाकिस्तान में दोबारा आएगी, वो भी एड ऑन होगी। अदनान साहब, मेरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि जो विजन 2030 है उसके हिसाब से बहुत सी भारतीय कंपनियां खसूसन वहाँ पे सरमायाकारी कर रही हैं। वो चूंकि अपनी सरमायाकारी कर रही हैं, तो वो चूंकि जब उन्होंने प्लांट लगाने हैं, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए वो अफरादी कुव्वत इंडिया से मंगवा रहे हैं। तो हमारे भी बिजनेसमैन को अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान से निकाल के सऊदी अरब की तरफ भी ले जाना होगा और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को भी वहाँ पर ले जाना होगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में है, हमें लेबर के बजाय अदनान साहब, हमें अपनी आर्किटेक्ट और कंसल्टेंसी जो है और जो सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं वो सऊदी अरब में खोलनी होंगी। तो वहाँ से ना सिर्फ हम उन कंपनीज से अपनी जो हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं उनको हम मुलाजमत दिलवा सकेंगे, बल्कि हम अपनी लेबर को भी वहाँ ले जा सकेंगे। अदनान साहब, आपके कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल, अदनान साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। मगर अदनान साहब, आप मुश्किलात बहुत सुनाई देती हैं, लोग बड़े तंग पड़ते हैं जो जाना चाहते हैं बैरून मुल्क। यानी हमारे पास तो मुलाजमत अगर सरकारी भी मिले तो वो आसानी से नहीं मिलती, मगर बैरून मुल्क जो मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं वो ज़्यादातर गांव देहात के लोग होते हैं। तो उनको क्या मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं? देखिए जी, आज से 2 साल पहले जैसे यूएई का सेक्टर हमारा अफेक्ट हुआ था और मैंने हर प्लेटफॉर्म पे दरवाज़ा खटखटाया गवर्नमेंट का, लेकिन आज तक हमारा वो दरवाज़ा नहीं खोल सका और हमारी मैन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और आज तक जो कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व थे, जो इंडिविजुअल्स, उनको भी नहीं पकड़ा गया। माजरत के साथ है, हमने स्टडी नहीं किया कि कौन लोग थे जिसकी वजह से हमारा वो सेक्टर बंद हुआ था। अब आप आ जाएँ सऊदी अरेबिया पे। अब सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहाँ से हम देखें, हम जो है बाहर से वर्कफोर्स का बिज़नेस जनरेट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम परमिशन ले लेते हैं, वहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक चलता है। वहाँ के बाद जो है, उसके बाद जब हम हायरिंग पे जाते हैं, हायरिंग से हमारी मुश्किलात बढ़ना शुरू होती है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक यूथ के चैप्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, SIFC ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हमारी मीन्स के हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया और हमें ऑन बोर्ड भी लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट किए, वहाँ पे करप्शन हो गया। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में आप देखें, मैं तो सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि मैं फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि बताया जाए कि 2024 में कितने लोग स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड हुए, कितनी सर्टिफिकेशन हुई है और उसमें से कितने लोग बाहर गए। 61,000 आपका मेरी नॉलेज के मुताबिक 61,000 वर्कफोर्स जो है आपने सर्टिफाइड कर दी स्किल डेवलपमेंट में 2024 में, उसमें से 500 लोग बाहर गए हैं। और यहाँ पे कितने अगर वर्किंग कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में उस सर्टिफिकेशन के बाद, नोबडी नोज। देखिए ये हो क्या रहा है, मुझे ज़रा तफसील से बताओ क्या रही है। ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब फील्ड मार्शल साहब की टीम ने हमारे यूथ के चैप्टर को टेकअप किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ स्किल प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। मैं उस टाइम पे भी दरख्वास्त ये करता था। प्रोग्राम में कितनी इन्वेस्टमेंट? देखिए उसमें तो डिफरेंट आपके 2 से 2.5 महीने का एक आपका सर्टिफिकेशन है, कोई 3 महीने का भी है, कोई 6 महीने का भी है। उसमें हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ अलाइंस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बन के उनके अंदर सर्टिफिकेशन तकसीम हो रही है। या तो वो सर्टिफिकेशन आप देना और उसको बाउंड करें कि जी आपने फिर इस बंदे को, आपने इस जो यूथ है इसको आपने बाहर भेजना भी है, या फिर आपने या फिर आपने यहाँ पे आप पैसा ले रहे हैं हमसे, तो या फिर इधर उनकी इस्तेमाल उस यूथ का क्या है। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि मैं पहले भी दरख्वास्त कर रहा था, आज भी दरख्वास्त कर रहा हूँ। देखिए हमारे वफाकी इदारों को चाहिए कि हमारे जो टेफ्टास जो हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हैं, और आपके 350-400 इंस्टीट्यूट हैं TVET के,
आप टेफ्टा को स्ट्रॉन्ग करें, आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा है, आपका स्टाफ सैलरीज ले रहा है, ओहदेदारान है, हर चीज़ है, आप उस स्ट्रक्चर को बेहतर करें, रिफॉर्म्स लें। वो जो पैसा आप दूसरे साइड पे दे रहे हैं वही पैसा अपने गवर्नमेंट को उसमें क्यों नहीं करके और यूथ को आप अच्छी सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। यानी जो आप कह रहे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सर्टिफिकेशन हो रही है वो इस म्यारी नहीं है कि उससे बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क मुलाजमत हासिल की जा सके। देखिए शॉर्ट टर्म्स गोल हासिल हो रहे हैं ना, जब आपका गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स मौजूद है और हर छोटे बड़े शहर में मौजूद है तो आप उधर क्यों नहीं देते। 350 अगर इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के इदारों की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो उसी को तो अपग्रेड करना। जब आप अरबों रुपए आप इस तरह आप डाल रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे, तो आप वो अपने गवर्नमेंट के इदारों के अंदर क्यों नहीं उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करके बाहर वाले इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनके मॉड्यूल्स को यहाँ पे ला सकते हैं बिल्कुल। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये तो जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग हो रही है वो क्या म्यारी है? देखिए कुछ जगहों पे म्यारी है, कुछ जगहों पे म्यारी नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है फिर सब पे पड़ता है। देखें कभी भी पेटी के अंदर 1-2 सेब अगर ख़राब होंगे तो वो पूरी पेटी को ख़राब करते हैं। जी बिल्कुल, ये ओके रोटन एप्पल वाली आपने मिसाल दी। अच्छा चलें, स्किल डेवलपमेंट वाली एक सूरत हाल है जिस पर अदनान फराची साहब का अपना एक व्यू है और वो ये कहते हैं कि हमें हुकूमती सतह पर जो टेफ्टा का है सिस्टम उसको बेहतर करना चाहिए और उसको लिंक करना चाहिए जो भी दुनिया भर में स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं उनके साथ। जर्मनी में बहुत अच्छी है और चाइना में बहुत अच्छी स्किल डेवलपमेंट है। अगर टेफ्टा को हम चाइनीज़ और जर्मन इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक करें तो उससे हमें बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं। हमारे पास बहुत अफरादी कुव्वत मौजूद है जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी तरबियत देने की ज़रूरत है। हमें इतने इंजीनियर्स नहीं चाहिए जितने टेक्नीशियंस चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा ना कामरान साहब, देखें हम फिर अब क्या होता है कि हम एक नई दुकान स्टार्ट हो जाती है। सही है। हमें चाहिए कि जो आप पहले फील्ड सेटिस को उसको देखें कि कौन कौन सी फील्ड में बायो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी सर्टिफिकेशन दें, गवर्नमेंट के अंडर दें। गवर्नमेंट के इतने अच्छे अदारे, आप प्राइवेट सेक्टर्स पे क्यों आ रहे हैं? आपके जो अगर गवर्नमेंट के स्कूल हमारे अच्छे हों तो आप और मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों डालें? जी बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की एक ऐसा डिलेमा है जिसको गवर्नमेंट हल नहीं कर पा रही, कोई भी सक्सेसिव गवर्नमेंट। यही चीज़ यही है। अच्छा, जो बैरून मुल्क जा रहे हैं, जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, आपने कहा कि तकरीबन 7,25,000 अफराद गए हैं बैरून मुल्क, तो इसका तरीक़ेकार क्या स्मूथ है या इसमें भी कोई मसाइल हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हैं? देखिए जी, स्किल डेवलपमेंट के साथ तो एक तो साथ अब हम डिमांड्स वहाँ से लेके आते हैं। स्पेशली मैं अब सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जो अब अलायंस जो अब हुआ है उसके बाद अब हम 2 दिल एक जान है। ठीक है ना जी? ठीक है। तो वो अब बात ये है कि आपका हमारा बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है। हमारा लड़का यहाँ बायोमेट्रिक कामरान साहब सुबह 4-4, 5-5 बजे लाइन में खड़ा होता है। 5 बायोमेट्रिक सेंटर्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम सारी हमारे पाकिस्तान की है, सऊदी अरब से नहीं है प्रॉब्लम, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हमारी टीम को हमारे फील्ड मार्शल साहब को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सारे इस चीज़ को दरख्वास्त है कि आप इसको टेकअप करें क्योंकि आप से ही हमें उम्मीदें और यकीन है। अच्छा देखिए, 1500 रुपये फ़ीस है, 5 सेंटर्स हैं। हमारे सऊदी अरेबिया इस टाइम पे तकरीबन 4,60,000 वर्कफोर्स जा रही है साल की। ठीक है। अब उसको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसको मैं डिवाइड करता हूं तो उसमें तकरीबन 1800 बायोमेट्रिक पर डे बनता है, जो कि 22 दिन पे करूं अगर मैं सैटरडे और संडे ऑफ तस्लीम करूं। उन 1800 को अगर 5 सेंटर पे डिवाइड करें तो एक सिंपल से 400 से कम बनते हैं। अच्छा, अब सिस्टम क्या बना हुआ है कि वो जी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा लें, बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट ले लें। वो 30, 40, 50 अपॉइंटमेंट होती हैं और उन अपॉइंटमेंट्स के बाद बाकी जो 350 जो लड़का है वो एक सेंटर पे जो जाना है वो उसको आप वो उधर जाता है, उसको आप 5,000 रुपये फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। बायोमेट्रिक का 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। कैसे, क्यों? जी वो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। अब सऊदीया का वीज़ा 2 महीने वैलिड होता है, याद रखिए। ठीक है। ठीक है, 2 मंथ मेडिकल उसका वैलिड है। जिस दिन हमारा मेडिकल हुआ उसके बाद हमें पूरे प्रोसेस को विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करके डिप्लॉय करना है। जिस तरह सऊदी अरेबिया में तरक्की हो रही है, वहाँ की कंपनीज हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम 20 से 25 दिन के अंदर डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।
वो अब मेडिकल होने के बाद, जो मेडिकल में एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा इशू है कि मेडिकल में इशू क्या होता है कि जी आप मेडिकल कराते हैं, ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन नहीं आता, कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर फॉल्ट कर देते हैं। 125 मेडिकल सेंटर है पूरे पाकिस्तान में, अब मैं मेडिकल का बता रहा हूँ। 16,000 फीस थी, 22,000 कर दी, 22,000 से 26,000 रुपये कर दी। ये सारा चार्ज, ये खर्चा सब हमारे कैंडिडेट ने बेयर करना, मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, जो जाने वाला है हमारा पाकिस्तानी। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेडिकल अगर खुदा करके 8 लाख मेडिकल्स होते हैं पर ईयर। अब 26,000 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आएगा। और वो उसके अंदर से फिर क्या है कि रिपोर्ट पेंडिंग हो जाती है। क्यों रिपोर्ट पेंडिंग है? ये प्राइवेट मेडिकल सेंटर से उसकी रिपोर्ट ओके है, उन मेडिकल सेंटर में मसले मसाइल आ रहे हैं। फिर अंडर द टेबल एक नई दुकान करप्शन की। मैं दरख्वास्त की थी कि आपके पास सेमी गवर्नमेंट के पाकिस्तान के इतने अच्छे अच्छे मेडिकल सेंटर्स हैं, आप कैमका के साथ सऊदी गवर्नमेंट से सिर्फ बात करके आप उनको अप्रूव करा दें। जो 26,000 रुपये फ़ीस है उसको आप 16,000 18,000 रुपये में कर सकते हैं। उसका रेवेन्यू आपके हेल्थ मिनिस्ट्री को मिल सकता है और साथ के साथ और लड़के को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप यकीन करें कि आपको कम खर्च के अंदर लड़का जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर है वो करप्शन का बाजार होता है। वो मेडिकल जैसे हुआ 2 महीने वीज़ा वैलिड, 2 महीने के अंदर फिर आपका उसके बाद जो है आपका हमने हायरिंग करनी है, हायरिंग के बाद उसका बायोमेट्रिक होना है। अब हायरिंग के प्रोसेस से हम गुज़रते हैं, उसके बाद जब बायोमेट्रिक में आते हैं। अब बायोमेट्रिक के अंदर एक और चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है कि बायोमेट्रिक के अंदर आपको मैंने बताया कि एक लड़का, अब 5 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं दरख्वास्त की नादरा को अप्रूव कर दें। इसके अंदर बायोमेट्रिक होना है, जब पासपोर्ट उसका बना हुआ है, NIC बना हुआ है, तो फिर एक नया बायोमेट्रिक जब अगर इम्प्लीमेंट हुए हम पे, तो नादरा क्यों नहीं कर सकते? ठीक है जी। अब वो बायोमेट्रिक वो हो रहा है, उसके अंदर एक लड़का फॉर एग्जांपल गुजरात से आता है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद से आता है, सक्खर से आता है, उसने कराची आना है, कराची आके उसने बायोमेट्रिक कराना है। सुबह देखें 5-5 बजे लाइन, सुबह देखें इस्लामाबाद के अंदर लाइन, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में लाइंस तो देखें। अब वो बेचारे जब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब वो अपॉइंटमेंट बंद है और अर्जेंट के लिए जाते हैं, अर्जेंट की फ़ीस देंगे तो साथ अंडर द टेबल और भी देना पड़ेगा। क्यों? उसको पता है वरना 3 दिन 4 दिन में इधर ख्वार होगा, और ख्वार होने के बाद जो है मैं रहूँगा भी, खाऊँगा पीऊँगा, उससे बेहतर है 5-6 हज़ार रुपये और भर बायोमेट्रिक करा। ये फ्रस्ट्रेशन है लड़कों के अंदर इस टाइम पे। हम इसमें पिस रहे हैं, खुदा की कसम हम पिस रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम बार बार चीख रहे हैं। हमारी उम्मीद सिर्फ फील्ड मार्शल साहब से इस टाइम पे, खुदा की कसम। अब बायोमेट्रिक के बाद आप चले जाएं इसके अंदर साथ के तकामुल एक टेस्ट है। अब एक टेस्ट है, वो 1 दिन का टेस्ट है, उसकी 20,000 रुपये फ़ीस है। अब 20,000 रुपये फ़ीस है। अब 60 से ऊपर टेस्टिंग सेंटर पूरे पाकिस्तान में आपके बना दिए। वो जी हो गए, डिपार्टमेंट से बन के जी तकामुल अप्रूव जी सेंटर हो गया, वहाँ पे टेस्ट होना। अब 20,000 रुपये। अब सऊदी के अंदर एक थोड़ा सा एक चीज़ है कि वहाँ पे कोटा के अंदर अगर फॉर एग्जांपल उनके पास मेसन का वीज़ा है फॉर एग्जांपल है, लेकिन उनको चाहिए इलेक्ट्रीशियन या उनको चाहिए प्लम्बर या कोई इस तरह के चाहिए, तो वीज़ा तो मेसन का आएगा, लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट जो है, ठीक है ना, वो उसका देगा जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो वीज़े के ऊपर चीज़ लिखी है ना, उसने उसका टेस्ट देना है, लेकिन वो उसमें एक्सपर्टीज़ उसकी नहीं है जी। अच्छा, आप बड़े ही फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। यानी कि 26,000 रुपये जो है आपका मेडिकल होता है जी, 5,000 रुपये आपका बायोमेट्रिक होता है, 20,000 रुपये तकामुल के लगते हैं। ये तो 20,000 तकामुल के लगते हैं ना आपके टेस्ट। अब लेबर ये तो सरकारी फीसें होंगी। नहीं, देखें ये सरकारी नहीं है, ये इधर की जो प्रोसेस किया, देखें 20,000 से मुझे गिला नहीं है, ना आपको गिला है ना लड़के को गिला है। प्रॉब्लम ये है कि अनएजुकेटेड हमारे जो लेमैन जो लेबर है हमारी क्लास की, उसको कंप्यूटर के ऊपर बिठा देंगे कि इसको फिल कर कैसे करेगा, उसको कंप्यूटर पे कैसे चले। आप इसमें ये कह रहे हैं कि हुकूमती इदारे इंटरवीन करें, बिल्कुल हुकूमती वो टेक ओवर करें और वो अपने मराकज़ बना के लोगों को मेडिकल करें। हुकूमत के जो मैं जो आपकी बात समझाऊं कि हुकूमत के इदारे मेडिकल करें, नादरा बायोमेट्रिक करें। जी बिल्कुल करें, ठीक है, नादरा बायोमेट्रिक करे,
और जो सर्टिफिकेशन है और जो तालीम भी और सर्टिफिकेशन तकामुल का टेस्ट भी है वो टेफ्टा के जरिए लिया जाए। ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ें आप कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत खुद भी शामिल हो जाए, जो प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है वो एफिशिएंट नहीं है और उसमें करप्शन हो रही है। ठीक है, सारे प्राइवेट सेंटर सारे प्राइवेट गलत नहीं है, कभी भी बिजनेसमैन सारा गलत नहीं होता। सही है। उसके अंदर कुछ लोगों की वजह से ये क्या कि सब पिसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो टेस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम है, फिर टेस्टिंग के बाद उसके बाद वीज़ा सबमिशन के अंदर हमें प्रॉब्लम है कि अब जब वीज़ा सबमिशन होती है उसके अंदर कोटा सिस्टम है, उसमें से फिर इंडिविजुअल हमारे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उनकी वजह से हमारी देखिए यूथ जो है इस टाइम पे जो एक्चुअल बिजनेस करने वाला है वो इफेक्ट हो रहा है। मैं माजरत के साथ आप 25% जो कॉस्ट है लड़के की बाहर जाने की वो इंक्रीज़ हो गई इस वजह से। 25% उसकी लागत बढ़ गई है। 25%। देखिए हमें इस लागत को जो ओवरहेड्स जो हमारे जो है ना ये कम करने हैं, जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो हम कम नहीं कर सकते। हमें इस प्रोसेस को स्मूथ बनाना है। जैसे हम स्मूथ बनाएंगे हमारे जो है हमारी वर्कफोर्स तरीके से जाएगी, अच्छी जाएगी, और उसके साथ साथ हम जल्दी डिप्लॉयमेंट करने के काबिल होंगे, जो कि उन ममालिक की स्पेशली सऊदी अरेबिया की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि टाइमली डिप्लॉयमेंट करें ताकि हम आपको और बिजनेस दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान पराचा साहब। ये अदनान पराचा साहब थे जो कि हमें बता रहे थे कि जो बैरून मुल्क लोग जा रहे हैं खुसूसन सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों में, वहाँ पर जो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए है उन्हें किस किस्म की मुश्किलात हैं। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया था ताकि एफिशिएंसी में इजाफा होगा, मगर वहाँ पर भी एक करप्शन का बाजार अदनान पराचा साहब का कहना है कि गर्म हो गया है। हुकूमत को इसमें आना चाहिए, वजारतें जो उनके मेडिकल हैं वो वजारत सेहत कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि वो जैसे पिम्स में हो जाएं, या बड़े हॉस्पिटल जो हुकूमत के हैं वहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप कर दिया जाए। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक होना है तो जो बायोमेट्रिक सबसे सारा बायोमेट्रिक अगर नादरा के पास है तो वो प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है जो स्किल डेवलपमेंट के मामलात हैं उसमें भी जो है हुकूमत के जो इदारे बने हुए हैं उनको एक्टिव करना चाहिए और उनके ज़रिए सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। जबकि जो टेस्ट है बैरून मुल्क जाने का कि वो स्किलफुल है या नहीं है, इसके लिए भी हुकूमती इदारों को आगे आकर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो भी लेबर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क जाए। ये लेबर बैरून मुल्क जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देख लीजिए कि पाकिस्तान में हमने सनतकारों को अरब रुपए की सब्सिडी दी, मराद दी, हर दफ़ा देते हैं, उनके लिए बिजली सस्ती करते हैं, उनके लिए टैक्स की छूट देते हैं। वो भी इतना ज़र मुबादला नहीं कमा पाते जितने ये हमारे मेहनत का जो अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं वो हमें पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देते हैं। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। आपने फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त की है, हम भी आपकी दरख्वास्त हमारे चैनल के ज़रिए फील्ड मार्शल साहब से पहुँचाते हैं कि भाई या तो SIFC के ज़रिए इस मामले को देखें या हुकूमत इस मामले को देखे। डार साहब भी बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं, उनके मातहत भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, मगर ये चीज़ें बहुत सारी वजारतों में हैं, वजारत ओवरसीज़ में बटी हुई हैं, वजारत तालीम में बटी हुई हैं। इन सब के लिए कोई एक अम्ब्रेला बना के जैसे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्टिव करें, वहाँ पे अच्छे लोग लगाएं ताकि हमारी जो बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान हैं वो अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी ज़रा मुबादला कमा सके, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। हमें इसको देखना होगा, इन लड़कों को कमाई का धंधा बनाने के बजाय मुल्क की कमाई का धंधा बनाए, ज़ाती कमाई के धंधे की वजह से बजाय। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।